जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार आप इस आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और उसके लिए क्या अप्रोचेज होगा। क्योंकि विगत कुछ दिनों से काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें यह भ्रांति हो गई है कि कैसे सर इतना बड़ा सिलेबस है, इसे कितना जल्दी और कैसे हम कवर करेंगे। तो इसके लिए ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग काफ़ी समय से तैयारी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए यह मोटिवेशन का काम करेगा। और बस यह एक वीडियो आपको एक ऐसा मास्टर प्लान देने वाला है जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को छोड़िए, कोई भी एग्ज़ाम आप इस मास्टर प्लान से क्रैक कर सकते हैं। तो इस मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप हौसला रखिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। आप अपना बाकी जो मेथड है वो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हाउ टू अप्रोच द एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है इसको हम कैसे अप्रोच करें, कैसे इसे पास करने की कोशिश करें। तो इसके लिए जो है सबसे पहला मेथड है जो है पॉजिटिव माइंडसेट। माइंडसेट से सारा काम होता है। आप जैसा माइंडसेट रखेंगे आपके अगल बगल वैसा ही इन्वायरमेंट बन जाएगा। जैसे आप माइंडसेट ये रखते हैं कि मुझसे यह एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपके वो नहीं वाले सारे पार्ट जो हैं वो आपका माइंडसेट दिखाने लगेगा कि हाँ सिलेबस बड़ा है, ड्यूटी करना है, ड्यूटी करके पढ़ना है, घर है, सारी चीज़ें हैं, आपको वो सारा चीज़ दिखने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव माइंडसेट में अपने आप को शिफ्ट करेंगे कि नहीं मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपके पास एक अप्रोचेबल थॉट आएगा कि कैसे, कितने कम समय में किन किन चीज़ों को पढ़ें, क्या पढ़ें। तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट का सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो सबसे पहला आप पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए। सेकंड, उसके बाद क्या करना है, एक ऑनेस्ट लेबर करना है, मतलब एक ईमानदार प्रयास करना है आपको। ऐसा नहीं कि अब नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है 10 साल सर्विस हो गई है तो मैं देख लेता हूँ, 4 अटेम्प्ट है इस बार देख लेते हैं। नो, इस माइंडसेट से नहीं लगना है। एक ऑनेस्ट लेबर करना है आपको, ईमानदार प्रयास करना है। और इस एग्ज़ाम में जो चीज़ चाहिए, जो सिलेबस है, जो चीज़ें हैं, उसे आप बखूबी ईमानदारी से पढ़िए। भले ही एग्ज़ाम पास आप करें ना करें वो दूर की बात है, लेकिन वर्तमान में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप राजभाषा पढ़ रहे हैं तो राजभाषा का एक ओवरव्यू ज्ञान रखिए। आप उस नॉलेज को गैदर करिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करिए, फैक्ट्स फिगर्स को कलेक्ट करिए, अपने आप के लिए उसे रिवाइज करने के लिए नोट्स रखिए। तो ये एक ऑनेस्ट लेबर हुआ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस तरह के ऑनेस्ट लेबर किए हैं या अभी से भी आप करने का प्रयास करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन हर्डल यू टू बिकम सक्सेस। एंड थर्ड चीज़ जो आपको देखना है वो है अवॉइड शॉर्टकट। क्योंकि मुझे इन चीज़ों से, मैंने विगत दिनों के चर्चाओं से जो लोगों के बीच है कि सर कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे एग्ज़ाम हो जाए। नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इस शॉर्टकट मेथड पे जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप हो सकता है 30-40 क्वेश्चन कर लें और उसके बाद आप रह जाएंगे। फिर आप घर आएंगे, फिर देखेंगे तो उस समय आपको लगेगा कि थोड़ा सा और अप्रोच कर लेते, हम थोड़ा सा और पढ़ लेते तो मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाता। क्योंकि माइनस मार्किंग है इस एग्ज़ाम में। तो माइनस मार्किंग से क्या है कि कभी भी इसमें सर्टेनिटी नहीं बनता, अनसर्टेनिटी रहेगा आपको। चाहे आपने 80 के 80 सवाल सही करके ही क्यों ना आए हों, फिर भी आपके दिमाग में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बना रहेगा। तो उन अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने में क्या है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट और आपका ये ऑनेस्ट लेबर जो है ये काम करता है। और अगर आप शॉर्टकट नहीं अपनाए हैं तो वो भी आपको इस अप्रोच करने में इस एग्ज़ाम को काफ़ी मदद करेगा। और हमारी तरफ से एक लास्ट ये रहेगा, फेथ ऑन योर सेल्फ। आप खुद पर विश्वास करना सीखिए
क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही फिर दूसरों पर भी विश्वास कर सकता है। आपको खुद पर विश्वास है कि हम इस एग्ज़ाम को कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तभी जा कर के आपको मेरे ऊपर भी विश्वास होगा, मेरे वीडियोस पर भी विश्वास होगा कि हाँ, मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इन सारे वीडियोस से सवाल आएंगे। अगर आप इस फेथ से भी पढ़ते हैं तो अगर सवाल नहीं भी आते हैं मेरे वीडियोस से एग्ज़ाम में, तो भी आप उस सवाल को हल कर जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो देखिए, एक कोटेशन है कि जीत और हार, जो जीत और हार है, इन दोनों में आपके सोच पर निर्भर करता है। ये जीत और हार क्या है, ये आपके सोच पर निर्भर करता है। मान लीजिए तो आपकी जीत है, मान लीजिए तो आप हार है, और ठान लीजिए तो आपकी जीत है। मतलब कि आप अभी से ठान लीजिए, प्रण करिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है, एक शपथ के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ रखिए, और उस संकल्प में कोई विकल्प नहीं रखिए, तो आप ज़रूर पास कर जाएंगे। तो चलिए, ये तो मेरी तरफ से 4 मेथड्स आपको दिए गए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्रोच कैसे करेंगे। ये मोरल अप्रोच था। अब प्रैक्टिकल अप्रोच पर आते हैं। तो आपको क्या करना है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डूज में है सबसे पहला पॉइंट, कवर द मेजर पार्ट फर्स्ट। आपको इस सिलेबस जो दिया हुआ है, अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे इस वेबसाइट पर जाइए www.rpfldc.com पर, और वहाँ पर मैंने लिख रखा है सिलेबस के लिए कि आरपीएफ रूल 70-72 का सिलेबस क्या है। तो उस पर आप देखिए, और उसमें जो मेजर पार्ट आपको लगता है उस मेजर पार्ट को सबसे पहले कवर करिए। दूसरा क्या आपको करना है, रिवाइज अगेन एंड अगेन। अब जो भी आपने पढ़ा है आप कम पढ़िए, ठीक है, कम पढ़िए, लेकिन उसको रिवाइज करिए। मतलब कि आप जितना पढ़ रहे हैं उन तथ्यों पर आपको पूर्णतः कमांड है, तो आप जो तथ्य नहीं जानते हैं उसे आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। तो चलिए, रिवाइज एंड रिवाइज अगेन इज द सेकेंड की फॉर डूज। थर्ड की है मेक योर ओन नोट्स। सबसे अहम चीज़, अभी तक हजारों फ़ोन आए हैं मेरे पास और सभी लोगों ने सर नोट्स दे दीजिए। मेरे पास नोट्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास नोट्स है, मेरे पास सारे चीज़ बने हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी मेहनत पर दाग होगा। क्योंकि मैंने जो मेहनत से वीडियो बनाया है, जिस थॉट के साथ उसे क्रिएट किया है, उस थॉट के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इस कारण से मैं किसी को भी नोट्स नहीं देता हूँ, चाहे वो मेरा कितना भी अजीज क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं नोट्स दे दूँगा तो आपको बिना मेहनत के वो चीज़ मिल जाएगी, और बिना मेहनत से मिले हुए चीज़ की कोई कदर नहीं होती है। अगर आप चलते चलते राह में अभी 1 करोड़ रुपए पाले, तो अगले 10 दिन में आप उस 1 करोड़ को इस तरीके से खर्च कर देंगे जैसे किसी पार्टी में आकर के, जिस प्रकार से पार्टी में जाकर के आप कोई खाना खा रहे हो, फटाफट मिला, फ्री का था, खा लिए। इस कारण से मैं नोट्स को जो है कभी किसी को शेयर नहीं किया हूँ, ना आगे करूँगा। क्योंकि नोट्स आप खुद वीडियोस देखिए और उससे बनाइए। होता क्या है कि कुछ ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स मेकिंग अपने आप करनी चाहिए। किसी लोगों को कोई फैक्ट याद रह जाता है, किसी को कोई फैक्ट याद रहता है। अब मेरे को जो फैक्ट याद होता है वो आपको याद नहीं रहता होगा, और जो आपको याद रह जाता है वो हमको याद नहीं रहता होगा, वो मैंने नोट्स में लिख रखा है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, फिर क्लैश होता है और वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। फिर आगे आपको क्या करना है, अगला है आपको प्रैक्टिस टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आखिरकार आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो पूरा पढ़िए डिटेल में, लेकिन अपने आप से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाइए, और मैं जो दिया हूँ उन सारे चीज़ों को भी प्रैक्टिस करिए। अब चीज़ें डिफ़र क्यों होती है,
कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इतने हार्ड सवाल, इतने फालतू और मतलब क्या कहा जाए उसको, बहुत ही निम्न क्वालिटी के सवालों के साथ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आप ना करें। मेरा ये कहना है कि आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ, उसके लिए क्या है तो आप जो है प्रीवियस जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ जो है आप लगिए। तो अभी मैं 1-2 दिन में वेबसाइट पर प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। आप उन क्वेश्चंस के साथ वहाँ पर प्रैक्टिस करिए, उन क्वेश्चन को एनालाइज करके फिर देखिए कि सवाल किस टॉपिक से कहाँ से बन रहे हैं। तो प्रैक्टिस टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एंड जो पांचवा जो टिप्स है, मेक योर ओन टिप्स एंड ट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि आप कोई चीज़ें जो आपको याद होता है, जैसे इन चीज़ों के बारे में मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे बचपन का एक मित्र था, वो पढ़ता था तो उसे लव से रिलेटेड बहुत चीज़ें याद रहती थी, तो वो क्या था उसी से सारे ट्रिक बनाता था, और पूरी फिजिक्स उसने लव थ्योरी पर याद कर रखी थी 11th और 12th की। तो आप अपने ओन टिप्स एंड ट्रिक्स बनाइए। अब आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले डोंट फॉलो शॉर्टकट्स। दोबारा मैं बता रहा हूँ, आप शॉर्टकट मत अपनाइए। दूसरा, ओनली रीडिंग नॉट रिवाइजिंग। अब क्या है, सारे लोग को कहीं से भी फैक्ट मिल रहा है, लोग बोले सर मार्केट में ये भी मिल रहा है, इस तरह के भी चीज़ें हैं, ये भी आएगा वो भी आएगा, मतलब पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन पढ़े जा रहे हैं बट उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये बता दें कि अगर आप 500 पेज पढ़ते हैं तो अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो आप मात्र उसमें से जो है 10% ही याद रहेगा आपको, बाकी सब आप भूल जाएंगे। तो आप मान लीजिए 20,000 पेज पढ़ लिए तो आप रिवाइज कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों को भी हमेशा फॉलो करना है, आप सिर्फ पढ़ते मत रहिए, रिवीजन भी करना है आपको। थर्ड गलती आपको नहीं करना है, एटीट्यूड ऑफ नॉट मेकिंग नोट्स। मतलब शॉर्टकट में कि भाई किसी का नोट्स लिए पढ़ लिए, नहीं, आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। डोंट प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि अब जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो अगर आखिरकार आपको एग्ज़ाम तो ऑब्जेक्टिव टाइप देना है, तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ही आदत डालिए। ऐसा नहीं कि आप छोड़िए एग्ज़ाम में बना लेंगे। एंड लास्ट वन है टू नो एवरीथिंग। अब सबको यह है कि ये भी जान ले, वो भी जान ले, ये भी जान ले। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। जो सब कुछ जानने की कोशिश करता है उसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता है। बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए यह बहुत ही लाभदायक होगा। जो यह कोशिश करता है कि मैं सब कुछ जान जाऊँ, उसके पास अंत में कुछ नहीं रहता है। तो इसको भी आप कभी मत करिए। ये हम लोगों ने डूज एंड डोंट्स देखा। अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ करना है। अब जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हाउ टू अप्रोच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर अप्रोच करेंगे, कैसे उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको सावधानी से, हड़बड़ में सवाल नहीं पढ़ना है, अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए। बहुत काफ़ी समय है इस एग्ज़ाम में, 80 क्वेश्चन के लिए कम से कम जो है आपको मिल रहे हैं 60 + 30 90 मिनट्स, मतलब 1 मिनट से भी ज़्यादा आपको मिलता है एक सवाल पर। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़िए। उसके बाद क्या है, दूसरा, फाइंड द की पॉइंट्स इन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये की पॉइंट क्या है, अब सवाल आपको दिया हुआ इसे मान लीजिए 8 लाइन का, इतना बड़ा सवाल दिया है, लेकिन उसमें की पॉइंट एक ही है जहाँ से कि आप आंसर पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के की पॉइंट्स को आप ढूंढिए। थर्ड वन, अगर आप की पॉइंट ढूंढ लिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, आपको उत्तर याद भी है डायरेक्टली, तो भी आप रीड ऑल द ऑप्शन केयरफुली। आप सारे ऑप्शन को भी सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि पता चले कि पहला ऑप्शन सही लगा आपको, अपने सही टिक किया और लास्ट तक पढ़ा नहीं और पता चला लास्ट में ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे। चौथा जो चीज़ करना है वो है अप्रोच दोज क्वेश्चंस फर्स्ट विच यू नो 100%। माइनस मार्किंग है, तो जो आपको 100% आता है उसे अप्रोच करिए सबसे पहले। उसके बाद जो है बाकी मेथड्स लगाइए, एलिमिनेशन, कॉमन सेंस, वो सारी चीज़ें लगाइए। लास्ट थिंग्स जो है इसमें वो है फॉलो द मैजिक ऑफ एलिमिनेशन।
आप जब 100% वाले सवाल कर लेते हैं तो फिर एलिमिनेशन मेथड से आप जो है सवाल को हल करने की कोशिश करिए। तो अब ये एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, तो उसे मैं अभी आपको कुछ सवाल में जो है चेक करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी द मैजिक ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करके देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन था, ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है आईपीएफ में, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब इनको कालानुक्रम में सजाना है कि कौन पहले हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ। तो 4 आपके पास चीज़ें दी हुई हैं। 4 में क्या क्या है? पहला है जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है डैंडी मार्च, थर्ड वन इज क्विट इंडिया एंड फोर्थ वन इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए ऑप्शन था ए में 4 1 2 3, बी में 3 1 2 4, 2 1 3 4, 1 2 3 4। तो अब देखिए इसमें आप एलिमिनेशन कैसे है। तो आपको मान लीजिए ये पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, एक ये पता है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में हुआ था। यही 2 आपको पता है, बाकी चीज़ें आपको नहीं पता है मान लीजिए। तो आप एलिमिनेशन में कैसे लगाएंगे? तो 1942 लास्ट में आता है और 1905 पहले आया था, इससे पहले आता है। तो इसमें देखिए कि किस ऑप्शन में ऐसा घटना हो रहा है कि जिसमें 3 बाद में है और 4 पहले है। 3 बाद में है और 4 पहले है। फिर से मैं इसको कर रहा हूँ कि आपको ये पता है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ये पता है बस। और ये 2 ऑप्शन आपको नहीं पता है। तो इसमें क्या है कि आपको 3 नंबर जो है ये बाद में आना चाहिए और 4 नंबर पहले आना चाहिए। तो इस ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर ऐसी जोड़ी बन रही है जहाँ की 4 पहले है 3 से। तो आप पहले ऑप्शन में देखिए तो 3 यहाँ लास्ट में और 4 पहले है, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा देखिए तो 3 पहले 4 बाद में, ये नहीं होगा। इसमें भी 3 पहले 4 बाद में, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 3 पहले 4 बाद में नहीं होगा। तो देखिए क्या बेस्ट है, देखिए कितना आसानी से हम जिन चीज़ों कम पढ़ के भी एग्ज़ाम इसी तरीके से निकलता है। मेरा यही कहना है, सटीकता से पढ़िए, अच्छा नॉलेज पढ़िए, उस कंटेंट को पढ़िए जो आपको ऑप्शन में मिल जाए और वहाँ से एलिमिनेट करिए। एक लॉजिक से यह पूरा सवाल हल हो गया। इसके लिए फैक्ट बस इतना याद रखना था कि आपको ये पता ही है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत आज़ाद हो गया था, तो ये सारी घटनाएं जो पहले ही घटित हो चुकी होंगी, तो ये लास्ट में हो गया। और एक बंगाल का जो विभाजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो ये आपको याद होना चाहिए 1905 में। तो आप बस एक लॉजिक लगाए कि 4 पहले आना चाहिए 3 बाद में, तो एक ही ऑप्शन में है और आप आसानी से एलिमिनेशन मेथड से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए निकल गया। तो देखा आपने मैजिक ऑफ एलिमिनेशन को। ये सारी चीज़ें मैं अंत में अब इसलिए बता रहा हूँ और बहुत लिमिटेड लोगों को शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जिन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है उनके लिए ही यह वीडियो है। चलिए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड का एक और सवाल आपके लिए है। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ आरपीएफ इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। फॉर्मेशन ऑफ आरपीएसएफ in the organization, enactment of RPUP Act, renaming of Railway Security Force as RPF और RPF becoming an armed force of the Union। जब ये एग्ज़ाम हुआ था एसआई से आईपीएफ वाला, तो लोगों ने फ़ोन करके कहा कि सर आपके वीडियोस से एक भी सवाल नहीं आए। मुझे ये पता ही नहीं चला, जब मैं इन सवालों को देखता हूँ तो मैंने जीके वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट नहीं कराया था। उसके अलावा मुझे बहुत कम ऐसे सवाल दिखे जो कि मेरे वीडियोस से ना आए हों। ये थीमेटिक सवाल है। जब आप मेरे वीडियोस पर आएंगे मेरे चैनल पर, तो मैंने ये वीडियो सबसे पहले वीडियो डाला था। ये पहले प्रिपरेशन डाला था कि प्रमोशन कैसे लेना है आपको, और दूसरे बात जो है आरपीएफ का उदय कैसे हुआ, जोनों का हेडक्वार्टर बताने के बाद इस वीडियो को मैंने यही वीडियो अपलोड किया है कि कैसे आरपीएफ का उदय हुआ। हिस्ट्री ऑफ आरपीएफ आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ आरपीएफ में मैंने बता रखा है। तो हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें उसमें ना बताई गई हो, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड को उस वीडियो से लिंक करेंगे तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले आपको 4 देखिए सभी में दिख रहा है। दैट मीन्स
आरपीएफ बिकम एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, ये सबसे अंतिम में आएगा, इससे कुछ नहीं होगा। अब देखिए रीनेमिंग ऑफ रेलवे सिक्योरिटी फोर्स एज आरपीएफ, तो ये तो आप सभी को पता होगा, सिंपल सा फैक्ट है कि 1957 में आरपीएफ बना है। तो दो फैक्ट हमने यहाँ पर गैदर किए। थर्ड वन है इनेक्टमेंट ऑफ आरपीयूपी एक्ट। ये जो आरपीयूपी एक्ट है आप सभी को पता होगा 1966 में बना। तो अब देखिए बस इतने से फैक्ट से इसे कैसे हम हल कर लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए सीरियली में जो है आपको 3 जो है पहले आएगा और 2 जो है वो बाद में आएगा, बस इतना पता है। और 4 आपका अंतिम में हो गया, तो 4 से तो कुछ लेना देना है नहीं इसको। तो अब थोड़ा सा मैं फिर लिख रहा हूँ कि आपको 3 नंबर वाला पहले आना है और 2 नंबर वाला जो है वो बाद में आना है। तो देखिए इसमें किस में यह जोड़ा बन रहा है, तो पहले वाले में तो 3 बाद में है, 2 पहले है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। हमको चाहिए 3 पहले और 2 बाद में। ये दूसरे वाले में भी 2 3 है, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी ख़त्म हुआ। तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए 3 पहले और 2 बाद में है, और लास्ट वाले में भी है 3 पहले है और 2 बाद में है, 1 है। मतलब अब सी या डी में से ही उत्तर होगा। मतलब आप अगर सट्टा भी लगाते हैं तो आपके 50% संभावना है कि यह सवाल सही हो जाएगा। तो अब ऑप्शन सी और डी में आपको यह दिमाग लगाना है कि कैसे होगा और कौन सा सही होगा। तो आप देखिए यहाँ पर है, बीच में एक है फॉर्मेशन ऑफ आरपीएसएफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि हमारे बल का जो आरपीएसएफ का गठन जो है, तो ये कहानी जब आप हिस्ट्री ऑफ आरपीएफ की सुनेंगे उस वीडियो में, तो उस कहानी में बताया है मैंने कि जब इंडो चाइना वार हुआ था उस समय आरपीएसएफ का उदय हुआ था, और इंडो चाइना वार हुआ था 1961 में, जो कि 1966 से पहले है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इस प्रकार से उत्तर। तो आपने देखा मैजिक ऑफ एलिमिनेशन। आइए एक सवाल और एलिमिनेशन पर दिखा दें आपको कि कैसे काम करता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एंड आरपीएफ ऑफिसर कैन डेराइव पावर टू सर्च स्क्रैप शॉप विदाउट वारंट, मतलब विदाउट वारंट सर्च कैसे करता है, किस सीआरपीसी के किस धारा के तहत। ऑप्शंस आपके लिए हैं सेक्शन 166, सेक्शन 100, सेक्शन 164 और सेक्शन 165। तो छोटा सा चीज़ एक कॉमन सेंस है, जो अगर आपने सीआरपीसी के प्लेलिस्ट में विजिट किया होगा तो वहाँ आपको मैंने एक चीज़ बताया है कि जो ये 164, 165 और 166 है, ये प्रोसीजर वाला पार्ट है। एफआईआर होने के बाद 154 के तहत एफआईआर होने के बाद ये सारी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर थीम से आप सोचेंगे, जैसे ही आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है वीडियोज़ में 154 से पहले ही सर्च के बारे में देखा है, और यहाँ पर क्या है, हाउस सर्च के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये की पॉइंट हुआ हाउस सर्च। इसी हाउस सर्च की पॉइंट को आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप इस सवाल पर पहुँच जाएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 100। तो देखा आपने, एलिमिनेशन मेथड इसे कहते हैं। इस तरीके से आप अप्रोच करते हैं एलिमिनेशन में। अब कुछ कॉमन सेंस वाले सवाल देखिए, कैसे आप कॉमन सेंस से हल कर लेंगे। उसके लिए कोई किताबी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन था एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉर एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इज, मतलब कि आईपीएफ का जो एपीएआर है वो कौन जो है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है। यहीं से मैं आपको एक वीवीआई सवाल आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ इंस्पेक्टर की जगह एएसआई लिख देगा, जिसके लिए आप एग्ज़ाम के लिए अपियर कर रहे हैं, और एक सवाल आपके एग्ज़ाम में छप सकता है। मेरी तरफ से 90% है कि ये सवाल छपना चाहिए, और जायज़ ये सवाल बनता है। अगर मैं क्वेश्चन सेटर रहता तो ज़रूर ये सवाल पूछता, भले ही यह सवाल हल्का है फिर भी। चलिए देखते हैं, इसमें भी कॉमन सेंस ऑप्शंस आपके लिए थे। एएससी दैट मीन्स असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, सीएससी चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, सीनियर डीएससी सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर या डीएससी डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, या पीसीएससी प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर। तो आप सीधा सीधा देखिए कि आप पोस्टों पर जब नौकरी करते हैं तो आपको ये हमेशा सुनने में आओगा कि आईजी साहब जो है ना इंस्पेक्टर साहब की छुट्टी नहीं कर रहे हैं, आईजी साहब ना
इंस्पेक्टर साहब को छोड़ नहीं रहे हैं। आईजी साहब के जो है काम को इंस्पेक्टर साहब बड़े तवज्जो के साथ, और चाहे वो प्रोफेशनल काम हो चाहे पर्सनल हो, उसे अच्छे से करते हैं। मीनिंग क्या है, थीम क्या निकलता है? थीम इसी से निकलता है कि जो ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है APAR के, वो इंस्पेक्टर के कौन है? वो हैं PCSC। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर निकलता है कॉमन सेंस से। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप कॉमन सेंस बेस से इस तरीके से सवाल को आप हल कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपको एग्ज़ाम पास करने की कुछ ट्रिक्स जो मुझे देनी थी, जिसे रामबाण भी कह सकते हैं, वो आपको मिल गया होगा। और इस वीडियो के बाद जो है आपके अंदर कोई शंका नहीं होगा कि आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत आसान है। बस आप मार्केट से दूर रहें, अपने आप को आइसोलेट करके जो चीज़ें सिलेबस की हैं, जो तथ्यवार हैं, उसे पढ़िए। अच्छा चीज़ आपको कहीं और भी मिल रहा है तो आप उसे गैदर करिए, अपने अंदर समाहित करिए। जो गार्बेज है उसे बाहर फेंकिए, गार्बेज मत रखिए। मोर इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू गार्बेज। सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन यूज्ड विच इज़ यूज्ड इन योर एग्जामिनेशन इज़ योर एक्चुअल नॉलेज। चलिए, तो हम इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। इस वीडियो के बाद जो है रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा है उसे भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। आपको उस रीजनिंग से फ़ायदा हो रहा है या नहीं, आप ज़रूर पोल करके या कमेंट करके इसमें बताइएगा। चलिए, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो से जो भी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इससे दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया जाए और आसानी से पास किया जाए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।